पहले तो आप सभी लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नाउ अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू द डेली हिंदू न्यूज़ एंड एडिटोरियल एनालिसिस ऑफ 15th ऑफ अगस्त 2022। तो गाइस आज है तारीख 15 अगस्त 2022 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप लोग उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है वन विहार नेशनल पार्क को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएलओ, जिसके बारे में हमने मॉर्निंग के करंट अफेयर के वीडियो में भी चर्चा करी है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो कन्वेंशन हैं, इसमें से जो 138 नंबर का कन्वेंशन है और कन्वेंशन 182 है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन ए चाइल्ड लेबर, ऑप्शन बी एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस एंड फूड सिक्योरिटी, या फिर ऑप्शन डी जेंडर पैरिटी एट द वर्क प्लेस। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है पीडीएफ में, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले आर्टिकल की तरफ। आज 15th ऑफ अगस्त है, आज हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल 14 अगस्त था, कल पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। और इंडिपेंडेंस डे पर क्या हुआ कि वहाँ के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, उन्होंने एक वीडियो चलाया और वो जो वीडियो था वो था डॉक्टर जयशंकर साहब का। अब डॉक्टर एस जयशंकर साहब का वो वीडियो कौन सा था मैं आप लोग को थोड़ा सा दिखाता हूँ। पता है इसके ऊपर कल बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस विद अस, इमरान खान ने प्रेज़ किया है भारत को दोबारा। फिर उसके बाद एक और आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का ही पब्लिश होता है। दैन उसके बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर अभी पब्लिश किया है कि फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने प्रेज़ किया है भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी को। अब भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ यहाँ पर क्यों की गई इमरान खान के थ्रू, तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले आप लोग यहाँ पर एक वीडियो देखो, वो वीडियो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। हिंदुस्तान जो हमारे साथ आजाद हुआ था उनमें इतनी खुददारी है कि वो अपने लोगों के मफादात के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। तो ये हमारे कौन आ गए हैं कि जो उनके पैरों में लेटे हुए हैं, कहते हैं हम वेंटिलेटर पे हैं, वो अगला कहता है बेगर्स आर नॉट चूजर्स। पहले हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, उसको हुक्म दिया, उसको कहा कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें। अब ये गौर से सुने, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है, हमारा कोई अमेरिका के साथ अलायंस नहीं है, हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिक एलाय है। और उनको जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से तेल ना खरीदें तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा, ये देखें। By purchasing this oil for national interest, India is being asked, are you funding this war? Tell me if buying Russian gas is not funding the war? I mean, why is it's only Indian money and oil coming to India which funds, but it's not gas coming to Europe which funds? I mean, I don't know, somewhere, I mean, let's be a little even-handed out here. If countries in Europe and the West and the United States are so concerned, why don't they allow Iranian oil to come into the market? Why don't they allow Venezuelan oil to come into the market? I mean, they've squeezed every other source of oil we have.
and then say, okay, guys, you must not go into the market and get the best deal for your people. सुना, मैं जिनको समझ नहीं आए मैं समझाऊं। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा, तुम कौन होते हो मैं कहने वाले? यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे। हमारे लोगों की जरूरत है, हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। तो आई होप आप लोगों ने अभी ये वीडियो देखा होगा और बहुत अच्छे से सारी सिचुएशन आप लोग समझ गए होंगे। अब बेसिकली यहाँ पर इंसिडेंट पुराना है, जब यूरोप के अंदर मतलब जब क्या होता है ना, यूएस की साइड से क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, उनसे कि आप रशिया से तेल क्यों परचेज़ कर रहे हो, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है तो आप रशिया को सपोर्ट कर रहे हो। तो उसके बेसिस पर यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने एक बहुत करारा जवाब दिया था। उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, वो ये बोलते हैं कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा मजबूत है और ऐसी पाकिस्तान की नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान यूएस के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, अमेरिका ने यहाँ पर अपनी सरकार बनाकर बैठा रखी है। कुछ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर बोली गई थी ये इस प्रकार से पूरे के पूरे इवेंट में। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये पूरा इशू समझ में आया और बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी इसके बारे में, तो मैंने सोचा आपके साथ में एक वीडियो शेयर किया जाए। अब जब आप लोग इस वाले आर्टिकल को पढ़ोगे ना, जो हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल मैंने आपके साथ में शेयर किया था, उस आर्टिकल में एक चीज़ और बोली गई है कि अगर पाकिस्तान को भारत जैसी ये जो फॉरेन पॉलिसी बनानी है तो उसके लिए जो करेंट टाइम पर पाकिस्तान की सरकार है ना, इसमें आर्मी का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, उसको थोड़ा अलग करना होगा। मतलब सरकार की कुछ भी नहीं सुनती है वहाँ की आर्मी का एक बहुत बड़ा कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा सरकार के अंडर में, तो वो चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग करनी होंगी। तो इस प्रकार की चीज़ें भी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन की जाती हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। एक छोटा सा टारगेट रखा गया है 5K प्लस लाइक का, जो कि आप लोग डेली बेसिस पर पहुंचा देते हो, आज भी आपको पहुंचाना है। साथ ही साथ में आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है दीपक यादव एजुकेशन। आपको ये प्रोफाइल मिलेगा, यहाँ पर इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, 8000 प्लस फॉलोवर्स है, वहाँ पर आप लोग मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। नाउ फ्रंट पेज पर आते हैं दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें से ये वाला आर्टिकल तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी से रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है इसको समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं यू ललित साहब, इनका एक स्टेटमेंट इन्होंने बोला, रेशियो ऑफ वेमेन जजेस हैज़ राइजन कंसिडरेबली। अभी पिछले कुछ टाइम पे हम लोग एक प्रॉब्लम देख रहे थे, वो ये था कि जो वेमेन का रेशियो है जजेस के अंदर, यानी कि जो जजेस हैं आज के टाइम पर वो मेन वाले ज़्यादा देखने को मिल रही थी, वेमेन का जो इसमें रेशियो है वो काफ़ी कम था। लेकिन पिछले कुछ टाइम पर ये जो रेशियो है वेमेन जजेस का वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। इस प्रकार का स्टेटमेंट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के थ्रू दिया गया। इन्होंने बोला कि आने वाले टाइम पर चीज़ें और ज़्यादा बदलेंगी, जो पिक्चर है वो बदल सकता है आने वाले 10 से 15 सालों के अंदर। अभी हम लोगों ने यहाँ पर 75 जो 75th इंडिपेंडेंस डे है उसका सेलिब्रेशन कर ही रहे हैं, और जब हम लोग यहाँ पर 100 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे तो जो रेशियो ऑफ वेमेन होगा जुडिशरी के अंदर वो अलग ही लेवल पर होगा, एक कंप्लीट डिफरेंट सिनेरियो दिखने वाला है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो वेमेन का रेशियो जो है जुडिशरी सेक्टर के अंदर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको लेकर यहाँ पर इन्होंने स्टेटमेंट दिया। अब जो है ना, इस आर्टिकल को मैं थोड़ा सा आपको इन डेप्थ के अंदर बताता हूँ कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं, यानी कि जो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी सेक्टर के अंदर वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा था और अभी भी यहाँ पर कितनी सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल ना आपको डायरेक्टली मेंस में हेल्प करेगा। मेंस के लिए बहुत सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, बस खाली स्क्रीन पर नीचे की साइड में आप लोग देखते हुए चलना। तो अभी रिसेंट डेज में भी ये केस काफ़ी चर्चा में आया था। क्यों? क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय एनवी रमन साहब थे। उन्होंने यहाँ पर एक कंसर्न दिखाया, एक चैलेंज यहाँ पर बता रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि जो वेमेन है वो बहुत ज़्यादा कम आपको देखने को मिल रही है हाई कोर्ट के अंदर, यानी वेमेन का रेशो काफ़ी कम था। पिछले कुछ टाइम में यहाँ पर ये आर्टिकल ऐसे पब्लिश हुए थे। पिछले कुछ टाइम में इसी इशू के बारे में चर्चा की जा रही थी जब हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ वेमेन जजेस का सेलिब्रेशन किया था, ठीक है ना। तो उस समय की ये बात है, ये आर्टिकल उस समय चर्चा में आया था। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, मैं आपको डायरेक्टली ये बताता हूँ कि वेमेन का जो स्टेटस है जुडिशरी के अंदर वो कहाँ पर स्टैंड करता है। करेंट टाइम पे अगर हम लोग देखें तो हमारे हाई कोर्ट्स के अंदर जो वेमेन का परसेंटेज है वो केवल 11.5% है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और
सॉरी हाई कोर्ट के अंदर यहाँ पर जो ये परसेंटेज है वो 11.5% देखने को मिलेगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम पर 4 सिटिंग वेमेन जजेस देखने को मिलती हैं 33 में से। तो वेमेन का रिप्रेजेंटेशन आप लोग इसी आंकड़े से समझ गए होंगे कि काफ़ी ज़्यादा कम है। अब जो सिचुएशन है वेमेन लॉयर्स की हमारे कंट्री के अंदर ना, वो भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर हम लोग देखें हमारे पास में जो 1.7 एडवोकेट्स हैं, रजिस्टर्ड एडवोकेट्स हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 15% आपको वेमेन देखने को मिलती हैं। अच्छा, इतना कम रिप्रेजेंटेशन वेमेन का इस जुडिशरी के अंदर, इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? काफ़ी सारे कारण हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण आता है पेट्रियार्की इन सोसाइटी, यानी जो सबसे बड़ा रीज़न आपको देखने को मिलेगा ना वेमेन के अंडर रिप्रेजेंटेशन का, वो यह है कि पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलती है। मतलब मैन को ऊपर माना जाता है, मैन को ज़्यादा वैल्यू मिलती है एज़ कम्पेयर टू द वेमेन। वो बेसिकली यहाँ पर पेट्रियार्कल सोसाइटी कहलाती है। तो वेमेन अब बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, जैसे हेरेसमेंट हो गया, प्लस उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। अगर वो यहाँ पर कहीं जाती हैं तो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है उनको। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही है अगर वो अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख रही हैं तो इसकी वजह से भी आप देख पाओगे जो वेमेन है उनका रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। ये हुआ नंबर 1 रीज़न। सेकेंड रीज़न आप देख पाओगे ओपेक कॉलेजियम सिस्टम। जब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन की, देखो होता क्या है ना, जहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहा है, जहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारी जो वेमेन्स हैं वो बेसिकली उस एग्जामिनेशन को क्रैक कर रही हैं। लेकिन जहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम वर्क कर रहा है, जहाँ पर क्या हो रहा है, जो जजेस हैं वो बैठकर, कॉलेजियम सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 5 लोग होते हैं। एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, 4 सीनियर मोस्ट जजेस हो गए। अब यहाँ पर ये जो 5 लोग हैं ना, ये लोग मिलकर क्या करते हैं, जजेस को अपॉइंट करने का काम करते हैं और उनको ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो जहाँ पर एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ पर तो वेमेन एग्जामिनेशन को क्रैक कर रही हैं, एंट्रेंस क्लियर कर रही हैं। लेकिन जहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम वर्क कर रहा है वहाँ पर चीज़ें ज़्यादा बाहर आती नहीं हैं। अपने आप ही 4-5 जजेस मिलकर कंसल्ट करके जजेस को अपॉइंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो क्लियर कर रही हैं, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम से यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वेमेन को ज़्यादा अपॉइंटमेंट मिल नहीं पाता है। तो ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न देखने को मिलेगा। रिसेंटली क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने क्या किया, 192 कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट के लिए रिकमेंड कर दिया था कि मतलब अब यहाँ पर इन जजेस को जो है हाई कोर्ट्स के अंदर रिकमेंड किया गया सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के थ्रू। लेकिन जिसमें से क्या होता है 37 जो है वो वेमेन होती हैं, और 37 में से जब लास्ट में अपॉइंटमेंट का टाइम आता है तो सिर्फ और सिर्फ 17 वेमेन्स को अपॉइंट किया जाता है। तो कॉलेजियम सिस्टम के अंदर इस प्रकार से काम हो रहा है, जो कि यहाँ पर वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिशरी के अंदर वो और ज़्यादा कम कर देता है। तीसरा रीज़न हम लोग देख पाते हैं नो वेमेन रिजर्वेशन। बहुत सारे राज्यों के अंदर अब जब आप लोग देखोगे ना तो वेमेन के लिए लोअर जुडिशरी में, ध्यान रखना लोअर जुडिशरी की बात कर रहा हूँ, लोअर जुडिशरी में रिजर्वेशन पॉलिसी है। अब ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लोअर जुडिशरी के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये भी एक कंसर्न है। जैसे कि काफ़ी सारे राज्य हैं, असम है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ओडिशा है, राजस्थान है, यहाँ पर काफ़ी सारा बेनिफिट मिल जाता है लोअर जुडिशरी के अंदर वेमेन को इस रिजर्वेशन पॉलिसी का। और इसी की वजह से यहाँ पर इन स्टेट्स के अंदर जो 40 to 50% वेमेन है वो आपको जुडिशियल ऑफिसर्स देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पे जब बात आती है बिल की, तो देखो रिजर्वेशन को लेकर एक बिल भी लेकर आया गया था कि यहाँ 33% जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए वेमेन के लिए। इस प्रकार से यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लेकर आया गया कि जुडिशरी के अंदर इतना रिजर्वेशन होना चाहिए। लेकिन इस बिल को कोई सपोर्ट नहीं मिला, यह बिल यहाँ पर पास हो ही नहीं पाया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने यहाँ पर सपोर्ट किया। तो ये भी एक कंसर्न देखने को मिला। फिर उसके बाद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो है फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि देखो होता क्या है कि जो वेमेन है, अब कोई वेमेन जज है तो उसके ऊपर और भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑलरेडी है ही, सभी को पता है। उसके अलावा यहाँ पर अब जुडिशरी सेक्टर के अंदर काम कर रही है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यहाँ पर बढ़ जाती है। क्लियर हो गया। फिर एक कारण ये भी हो जाता है। फिर एक कारण यहाँ पर जुडिशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि आज के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इतनी सारी कमियां हैं जो कि वेमेन को सपोर्ट ही नहीं करती हैं। फॉर एग्जांपल छोटे छोटे कोर्ट रूम्स है जो कि भरे हुए हैं, भीड़ रहती है वहाँ पर, ठीक है ना। रेस्ट करने के लिए कोई रूम ही नहीं है, चाइल्ड केयर के लिए कोई फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिससे अगेन यहाँ पर वेमेन को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। क्लियर हो गया। इतनी प्रॉब्लम तो है ही, साथ ही साथ में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है नो सीरियस अटैम्प्ट। नो सीरियस अटैम्प्ट का मतलब यहाँ पर यह है ना कि पिछले 70 सालों में कोई भी ऐसा स्टेप उठाया ही नहीं गया जिससे कि वेमेन का रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर बढ़ाया जाए। अगर पहले कोई स्टेप ऐसा उठा लिया जाता तो इससे काफ़ी सारे बेनिफिट हो सकते थे, बट ऐसा नहीं किया गया। क्लियर हो गया।
अच्छा, ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी हैं, क्यों इतना रिप्रेजेंटेशन कम था और क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर विमेन का रिप्रेजेंटेशन जुडिशरी के अंदर बढ़ जाए तो इससे इंपॉर्टेंस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे ज़्यादा विमेन को मोटिवेशन मिलेगा कि वो यहाँ पर अपनी जस्टिस की मांग कर सकें, क्योंकि जब एक सिमिलर जेंडर होगा तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है उसको आराम से शेयर किया जाएगा। ये चीज़ें भी हम लोग देख पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो विमेन हैं वो खुलकर अपनी बातें नहीं रख पाती हैं मेल जजेस के आगे, तो वो चीज़ें आराम से रिजॉल्व हो पाएंगी। तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। कोर्ट्स की जो कैपेबिलिटी है ना वो अपने आप में बढ़ जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी। तो वो यहाँ पर बताया गया। आई होप आपको इसके रिगार्डिंग एक अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लियर हो गया। तो ये छोटा सा आर्टिकल था। इस छोटे से आर्टिकल का बैकग्राउंड काफ़ी कुछ है जो कि आपको मेंस में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार से आपको आर्टिकल प्लस इसका बैकग्राउंड पोर्शन स्टैटिक को रिलेट करके पढ़ना है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब सेम पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इंडिया प्रूव्ड सेप्टिक्स रॉन्ग से प्रेसिडेंट। तो जो हमारी प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इनका एक स्टेटमेंट निकल कर आया है कि देखो इंडिया ने ना सेप्टिक्स को गलत प्रूव किया। सेप्टिक्स कौन है यहाँ पर, जो कि हर चीज़ पर डाउट करते रहते हैं, क्वेश्चनिंग करते रहते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पे गलत प्रूव किया। तो यहाँ पर पहले तो इन्होंने इंडिपेंडेंस डे पर सभी लोगों को बधाइयाँ दी। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन जो हो रहा है उसको लेकर इन्होंने बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर जो अंग्रेज़ों का रूल चल रहा था उसको हम लोगों ने यहाँ पर ख़त्म किया। और ये जो सेलिब्रेशन है सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है अब की बार का। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये मेंशन करती हैं कि इंडिया ने उन लोगों को यहाँ पे रॉन्ग प्रूव किया है जो कि इंडिया की डेमोक्रेटिक या फिर इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर डाउट कर रहे थे। जो भारत के अंदर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, जहाँ पे हम लोग यानी कि जो जनता है वो अपनी तरफ से वोट कर कर अपनी मन पसंदीदा सरकार को बैठाती है, जो डेमोक्रेसी है उसको लेकर काफ़ी सारी क्वेश्चनिंग की गई भारत की डेमोक्रेसी को लेकर। लेकिन यहाँ पर जो भी क्वेश्चनिंग थी वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो गलत साबित होती है इन सेप्टिक्स की, जो भी यहाँ पर ये क्वेश्चनिंग करते थे, डाउट करते थे भारत की डेमोक्रेसी को लेकर। तो इनका ये छोटा सा स्टेटमेंट निकल कर आया है। इस स्टेटमेंट में कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, बट जो आर्टिकल था वो मैंने आपको बता दिया है। नव आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। बाकी आप लोगों ने अगर इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखा हो, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखा हो, तो फिर आपको इनके बारे में ज़रूर पता होगा। ये हैं राकेश झुनझुनवाला। तो स्टॉक मार्केट में एक बहुत बड़ा नाम था, अब था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कल इनकी डेथ हो जाती है। तो जो स्टॉक इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला, तो इनकी डेथ हुई, उसको लेकर एक आर्टिकल आज पब्लिश हुआ है। बिलियनियर स्टॉक इन्वेस्टर थे। अभी रिसेंटली आपको पता होगा जो आकाशा एयरलाइन है वो स्टार्ट करी गई है इनके थ्रू, लेकिन कल इनकी डेथ हो जाती है मुंबई के अंदर। 62 के आसपास की इनकी एज थी। इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे थे वो। यहाँ पर इनके बारे में कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊँ तो इनकी जो एस्टिमेटेड नेटवर्थ थी, नेटवर्थ 5.8 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास थी। और अब फोर्ब्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये इंडिया के 36th रिचेस्ट इंडिविजुअल थे, रिचेस्ट पर्सन यहाँ पर के इस कैटेगरी के अंदर आते थे। प्लस इन्होंने स्टार्टिंग से काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है स्टॉक मार्केट में, बिग बुल के नाम से जाना जाते थे, ये सब आपको पता ही है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो उसके बाद एक डेटा ये दिया गया है कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे जहाँ पर इन्होंने खूब सारा इन्वेस्टमेंट किया। तो इसमें टाटा मोटर्स है, एग्रोटेक फूड्स हैं, उसके बाद टाइटन है, ठीक है ना। तो वो सारी वो सारी कंपनीज़ के बारे में यहाँ पर डेटा दिया गया है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो छोटा सा आर्टिकल था। ये आर्टिकल आपका वन डे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो इनको हम लोग इंडियन वॉरेन बफेट के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना, तो इतना ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको हम लोग जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि 107 मेडल्स दिए जा रहे हैं हमारे आर्म्ड फोर्सेस को। तो लगभग यहाँ पर 107 जो ये गैलेंट्री अवार्ड्स हैं वो दिए जा रहे हैं। क्या होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो ये गैलेंट्री अवार्ड्स दिए जा रहे हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस को और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को, जो CAPF हैं, उनके बारे में चर्चा की गई है। अब ये जो अवार्ड्स हैं इनको ऑलरेडी अप्रूव कर दिया गया है हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के थ्रू। अब इसमें यहाँ पर क्या है ना, आप कह सकते हो ये तो अवार्ड्स होंगे, इसी के साथ साथ लगभग 3 कीर्ति चक्र होने वाले हैं, 13 शौर्य चक्र होने वाले हैं, फिर साथ ही साथ में 2 सेना मेडल होने वाले हैं, 81 सेना मेडल्स होने वाले हैं, 1 नाव सेना मेडल होने वाला है, 7 वायु सेना मेडल होने वाले हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि इस प्रकार से अलग अलग जो मेडल्स हैं, ये जो अवार्ड्स हैं वो हम लोग देने वाले हैं। ये बेसिकली अवार्ड्स अप्रूव कर दिए गए हैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस के लिए। तो जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने यहाँ पर इन चीज़ों को अप्रूव किया। साथ ही साथ में एक आध और अवार्ड के बारे में चर्चा की गई है, जैसे कि एक है एयरफोर्स के लिए,
यहाँ पर आप देख पाओगे, और एक अवार्ड दिया जा रहा है डॉग के लिए। हमारे आर्मी का डॉग है एक्सेल, रिसेंटली चर्चा में था ये, क्योंकि यहाँ पर रिसेंटली यहाँ पर इस डॉग की डेथ हो गई थी। इस डॉग ने काफ़ी सारे ऑपरेशंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। फिर 2020 के अंदर, साल 2020 में आपको पता होगा इंडिया चाइना के बीच में जो क्लैश हुआ था, गालवान वैली के अंदर जो लड़ाई हुई थी, इसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। तो इस क्लैश के अंदर जो 20 जवान शहीद हुए उनको भी यहाँ पर एक तरीके से इंक्लूड किया गया है, उनके नाम की भी बारे में भी यहाँ पर चर्चा की जा रही है। प्लस फिर उसके बाद में यहाँ पर अलग अलग नाम के हिसाब से बताया गया है कि किन किन लोगों को ये कौन कौन सा अवार्ड दिया जाने वाला है। फिलहाल ओवरऑल आप लोग एक मोटा डेटा याद रख सकते हो, वो यहाँ पर यह है कि 107 मेडल्स को अप्रूव किया गया हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए। फिर आगे आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे हमारे जवानों के, जिनको ये मेडल्स दिया जाने वाला है, जिनके लिए इन मेडल्स को अप्रूव किया गया है। लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल एग्जाम पर्सपेक्टिव से बात करें इस आर्टिकल के बारे में, तो एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे गैलेंट्री अवार्ड्स के बारे में पढ़ लेना है। क्या होते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स, क्या होते हैं सेना मेडल्स, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, क्या है ये सब चीज़ें आओ डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो स्क्रीन पर नीचे की साइड में आपको ये सारी डेटा जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। गैलेंट्री अवार्ड्स का इतिहास देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद में, यानी देश की आज़ादी के बाद में, यहाँ पर ये जो पहले 3 गैलेंट्री अवार्ड्स है वो बनाए गए थे। सबसे पहले जो 3 गैलेंट्री अवार्ड्स थे वो कौन कौन से आए, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये आपको पता है। उसके बाद में 3 और गैलेंट्री अवार्ड्स आए, जिसको हम लोगों ने बाद में अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के नाम से जाना गया। लेकिन जब 1952 में इन अशोक चक्र क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 को लेकर आए थे तो ये नाम था, लेकिन बाद में ये नाम बदल दिया गया है। नाम बदलकर इन अवार्ड्स का क्या कर दिया गया, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये नाम बदलकर 1967 में इस प्रकार से अलग नाम रख दिए गए थे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब कौन कौन एलिजिबल होता है इन अवार्ड्स के लिए, तो जितने भी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो कि कोई सी भी रैंक के हो, सभी रैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं हमारे आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, वो सभी ऑफिसर्स यहाँ पर एलिजिबल हो पाते हैं इस अवार्ड के लिए, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ गैलेंट्री अवार्ड्स की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। ये तो मैंने अभी आपको सारे अवार्ड्स के बारे में नाम बता दिया था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं गैलेंट्री अवार्ड्स की, तो पहला आता है वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स, ठीक है ना। कौन सा, वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स। जो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, इसमें जो सबसे पहले आता है वो आता है परमवीर चक्र। ये इंडिया का एक हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, इनमें यहाँ पर जो भी हमारे जवानों ने एक आप कह सकते हो बहादुरता दिखाई है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। फिर उसके बाद में परमवीर चक्र के बाद आता है महावीर चक्र। महावीर चक्र एक सेकंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। अगेन यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो भी हमारे जवान बहादुरता दिखाते हैं उनको यहाँ पर दिया जाता है। फिर वीर चक्र यहाँ पर एक कंट्री का तीसरा हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। तो वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड के अंदर आपने नाम ध्यान रखना है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। तो ये थे वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। अब दूसरे गैलेंट्री अवार्ड कौन से हैं, वो है पीस टाइम। वॉर टाइम समझ में आ गया। अब पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की जब हम लोग बात करते हैं ना, तो इसमें आता है सबसे पहले अशोक चक्र। अशोक चक्र एक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड आपको देखने को मिलेगा ड्यूरिंग पीस टाइम। ये भी यहाँ पर बहादुरता के लिए, करेज के लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद में इसी पीस टाइम के अंदर दूसरा आता है कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। फिर आता है शौर्य चक्र। तो शौर्य चक्र यहाँ पर ये आप कह सकते हो कि थर्ड पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है। फिर उसके बाद ये जो 6 अवार्ड मैंने आपको बता दिए, वॉर टाइम, पीस टाइम, इसके अलावा कुछ और अवार्ड्स भी होते हैं, जैसे सेना मेडल। सेना मेडल आपको पता है कि नाम से पता चल रहा है हमारी आर्मी के करेज के लिए दिया जाता है। फिर नौसेना मेडल हमारी नेवी को दिया जाता है। वायुसेना मेडल यहाँ पर जो एयरफोर्स के अंदर जो भी करेज दिखाता है उनको दिया जाता है। तो ये 9 मेडल्स के बारे में नाम है, जिनके बारे में आप लोग ज़रूर से ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देखो इनकी जो रैंकिंग मतलब सीक्वेंस है वो ध्यान रखना कि पहले कौन सा आता है, सेकंड कौन सा आता है, थर्ड कौन सा आता है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर एक और छोटा सा आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स काफ़ी कम हैं और एडिटोरियल्स काफ़ी सारे हैं, तो एडिटोरियल्स भी हम लोग जो इम्पॉर्टेंट है वही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक आर्टिकल देखने को मिलेगा, मेंशन किया गया है लगभग 74 लाख से ज़्यादा जो केसेस हैं ना वो लोक अदालत के थ्रू क्लियर करे गए। तो 74 लाख से ज़्यादा केसेस लोक अदालत ने क्लियर करे, इसको लेकर ये आर्टिकल पब्लिश होता है। अब यहाँ पर बताया गया कि देखो लोक अदालत क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। पॉलिटी का ये कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी पिछले टाइम पे भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि बहुत सारे केसेस पिछले साल भी, साल 2021 में बहुत सारे केसेस लोक अदालत ने निपटाए हैं।
तो आपको हेडिंग से इतना समझ में आ गया, और हेडिंग से समझ में आ गया कि आपको पढ़ना क्या है। आपको पढ़ना है कि लोक अदालत आखिरकार क्या होता है, क्योंकि इसमें पढ़ने लायक कुछ है ही नहीं। आप यहाँ पे इसके 3 सेंटेंस से ही पढ़ सकते हो, मतलब ये जो 3 लाइनें इससे ही पढ़ सकते हो कि यहाँ ओवर 74 केसेस क्लियर्ड बाय लोक अदालत, ख़त्म। इतना आपको पता है कि हाँ इतने केसेस क्लियर करे गए लोक अदालत के थ्रू। तो लोक अदालत होता क्या है, आओ इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस खाली ध्यान से सुनते हुए चलना। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ये भी पिछले टाइम पे क्यों चर्चा में था, जनवरी के मंथ में चर्चा में था, ध्यान में रखना। तो अभी इस साल में ये टॉपिक दूसरी बार न्यूज़ में आ चुका है। तो लोक अदालत यहाँ पर एक सबसे इफेक्टिव टूल माना जाता है ऑफ ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ADR क्या होता है, मान लो एक मुद्दा तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट से बाहर जो मुद्दा निपट जाता है वो बेसिकली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मीडिएशन बिल के बारे में आपको पता होगा, यानी कोर्ट से बाहर अगर कोई केस हो रहा है, कोई यहाँ पर आपस में डिस्प्यूट हुआ किसी 2 पार्टी के बीच में, तो कोर्ट जाने से अच्छा है कि वो लोक अदालत में सुलझा सकते हैं या फिर मीडिएशन के थ्रू सुलझा सकते हैं। तो बेसिकली ये मीडिएशन और लोक अदालत क्या है, ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। कोर्ट के अलावा ये दूसरा रास्ता है, यहाँ पे आप अपने केस को सुलझा सकते हो। तो रिसेंटली यहाँ पर चर्चा में किस लिए था, चर्चा में इसलिए था क्योंकि जो टोटल नंबर है लगभग 1,27,87,329 जो केसेस है ना, इनको डिस्पोज किया गया था साल 2021 में इसी लोक अदालत के अंदर। और लोक अदालत के अंदर रिसेंटली यहाँ पर एक नई टेक्नोलॉजी, यानी कि कुछ नई टेक्नोलॉजी को ऐड किया गया, लोक अदालत लेकर आया गया, यानी कि ऑनलाइन बेसिस पर यहाँ पर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया गया, ठीक है ना। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे केसेस आराम से सॉल्व करे गए हैं इस लोक अदालत के अंदर। अब जो ये टर्म है ना लोक अदालत, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पीपल्स कोर्ट। और ये ये किसके ऊपर बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर। गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर इसको बनाया गया है पीपल्स कोर्ट के नाम से, यहाँ पे लोगों की कोर्ट के नाम से इसको जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये अपने आप में बहुत पुराना सिस्टम देखने को मिलेगा। एंशिएंट इंडिया के अंदर ये सिस्टम फॉलो किया जाता था, जहाँ पर जो केसेस होते थे उनको सॉल्व किया जाता था, और तब से आज के टाइम तक हम लोग यहाँ पर लोक अदालत को फॉलो कर रहे हैं। तो एक कंपोनेंट है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का, मैंने आपको बता दिया कि जो लोग हैं वो अपना केस को बाहर भी सुलझा सकते हैं, कोर्ट जाने से पहले यहाँ पर सुलझा सकते हैं। अब जो पहला लोक अदालत कैंप है ना, इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया था, इसको गुजरात में 1982 में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खासकर प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रख सकते हो। देखो जब स्टार्टिंग में यानी कि सबसे पहला जब लोक अदालत कैंप को ऑर्गेनाइज़ किया गया गुजरात में, तो उस समय पर इसके पीछे कोई भी स्टैचुरी बैकिंग नहीं थी, कोई भी स्टैचुरी सपोर्ट नहीं था। बाद में इसको सपोर्ट दिया गया। तो इसको स्टैचुरी स्टेटस बाद में मिलता है लीगल सर्विस एंड अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर में। फिर ये जो एक्ट है ना, ये कुछ प्रोविजंस लेकर आता है और बताता है कि लोक अदालत क्या है, कैसे ऑर्गेनाइज होगा और कैसे काम करेगा। वो सारी बातें यहाँ पर आप कह सकते हो एक एक्ट के माध्यम से बताई गई। तो पहले तो कोई भी सपोर्ट नहीं था, बाद में रिसेंटली यहाँ पर एक एक्ट के माध्यम से इसको एक सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पर लोक अदालत का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, मैं आपको इसके बारे में समझाता हूँ कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब ध्यान से सुनना। स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि SLSA या फिर आप कह सकते हो DLSA, ये दोनों क्या हैं, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और इधर ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, यानी ये स्टेट के लेवल पर काम करती है और ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। तो ये दोनों तो सर्विस अथॉरिटी हैं ही, साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तालुक जो लीगल सर्विस कमेटी होती है, ये सब लोग मिलकर क्या कर सकते हैं, ये सब मिलकर लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो लोक अदालत को ऑर्गेनाइज कौन कौन कर सकता है, ये यहाँ पर ऊपर सारे नाम दिए गए जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, ध्यान रखना, प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। देन उसके बाद में जो हर एक लोक अदालत होता है ना, उसके अंदर कौन कौन होता है, एक जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं, प्लस यहाँ पर एक लॉयर आपको देखने को मिलेंगे, एडवोकेट, काफ़ी सारे सोशल वर्कर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब लोग यहाँ पर इसके मेंबर होते हैं। तो लोक अदालत के अंदर जुडिशियल ऑफिसर भी हैं, एडवोकेट भी हैं, प्लस यहाँ पर सोशल वर्कर्स भी हैं। अब यहाँ पर लोक अदालत की जब बात आती है तो नालसा की बात भी आती है। नालसा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। अब ध्यान से सुनना, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या क्या बताया था, मैंने आपको बताया था SLSA है ना, DLSA, और इनसे भी बड़ा आता है NALSA, ठीक है ना। ये SALSA क्या है, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो कि स्टेट के लेवल पर काम करती है। DLSA डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। NALSA नालसा मतलब नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यानी कि इनका काम पता है क्या है, इनका काम यहाँ पर यह है कि बिना किसी लीगल सर्विस के लोगों को मतलब बिना किसी चार्ज के, क्योंकि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते किसी केस को, तो उनको लीगल सर्विस देता है बिल्कुल फ्री में। तो लीगल सर्विस देने का काम करता है बिल्कुल फ्री में। तो ये नेशनल लेवल पर काम करता है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है, और ये यहाँ पर स्टेट लेवल पर काम करता है। सिंपल बात हो गई। अब नालसा की बात जब हम लोग करते हैं ना,
नालसा के साथ साथ यहाँ पर जो दूसरी लीगल सर्विस इंस्टीट्यूशंस हैं ये इनके साथ में मिलकर यहाँ पर लोक अदालत को ये कंडक्ट करता है। नालसा क्या है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। नालसा का काम यहाँ पर क्या है कि फ्री में जो लीगल सर्विस है वो प्रोवाइड करवाना, जो खासकर हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शन के लोग हैं जो यहाँ पर लीगल सर्विसेज को पैसे दे के अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर उनको फ्री में देने का काम करता है ये नालसा। क्लियर हो गया। तो लोक अदालत कैसे बनता है इसको समझ में आ गया। अब लोक अदालत के पास क्या क्या पावर्स है, जुरिस्डिक्शन के बारे में समझते हैं। देखो यहाँ पर जो ये लोक अदालत है ना, इसके पास में पावर्स हैं कि ये केसेस को सेटल कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ करवा सकता है दो पार्टीज़ के बीच में। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस कुछ रखी गई हैं। कंडीशंस क्या रखी गई हैं, मान लो कुछ पार्टीज है जिनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, और मान लो कोई केस है जो कि यहाँ पर कोर्ट के सामने पेंडिंग पड़ा है, ठीक है ना, कोई केस है जो कि कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है, तो उस केस की सुनवाई लोक अदालत कर सकता है। या फिर एक ऐसा मैटर है जो कि यहाँ पर कोर्ट के अंदर में आता है लेकिन कोर्ट के पास वो मैटर नहीं गया, तो कोर्ट के पास जब प्रेजेंट ही नहीं किया गया वो मैटर, तो उस मैटर को भी यहाँ पे लोक अदालत सुन सकता है। या फिर कोई ऐसा केस है जो कि कोर्ट के पास में है, तो कोर्ट जो है ना उस केस को लोक अदालत के पास रेफ़र कर सकता है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, तो कोई केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो उसको लोक अदालत में भी रेफ़र किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कुछ कंडीशंस है। जैसे कि यहाँ पे मान लो दो पार्टीज़ हैं और पार्टी अग्री करती हैं, चलो ठीक है हम लोग अपने इस मुद्दे को लोक अदालत में सॉल्व करवा लेंगे, और इन पार्टी ने जैसे यहाँ पर डिसाइड कर लिया तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो मुद्दा लोक अदालत के थ्रू सॉल्व कर लिया जाता है। या फिर एक केस आता है प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट का, मतलब कि मुकदमा दर्ज कराने से पहले जो ये मैटर है ना वो भी यहाँ पर लोक अदालत के अंदर रेफ़र किया जा सकता है, और वो लोक अदालत उस मुद्दे को भी देख सकता है। तो ये कुछ केसेस आपको देखने को मिलेंगे कब कब लोक अदालत इस मुद्दे को देख सकता है। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कोई केस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है उसको भी देख सकता है, प्लस यहाँ पर कोर्ट के अंदर मतलब कोर्ट के पावर के अंदर कोई केस आता है बट यहाँ पे कोर्ट के अंदर वो प्रेजेंट नहीं किया गया, तो उस केस को भी यहाँ पर लोक अदालत देख सकता है। या फिर आप कह सकते हो कोर्ट जो है वो किसी केस को रेकमेंड कर सकता है कि आप लोक अदालत के अंदर यहाँ पर अपने इस केस को सेटल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे केस को भी यहाँ पर एक तरीके से लोक अदालत में भेजा जा सकता है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया। अब कौन कौन से मुद्दे लोक अदालत देखता है, तो मुद्दे की जब बात आती है तो इसमें मैटर्स आता है मैट्रिमोनियल, फैमिली के डिस्प्यूट्स यानी कि परिवार के कोई डिस्प्यूट आ रहे हैं, या कोई कंपाउंडेबल ऑफेंस है यानी कि क्रिमिनल केसेस हैं, या फिर कोई लैंड एक्विजिशन का केस है, किसी का लैंड जब्त कर लिया है, लेबर के डिस्प्यूट हैं, वर्कमैन कंपनसेशन का केस है, किसी को कोई यहाँ पर उसका पैसा नहीं मिला, कंपनसेशन नहीं दिया गया, बैंक रिकवरी का केस है। तो इस प्रकार जो केसेस हैं ना वो लोक अदालत देखता है। क्लियर हो गया। अब बेनिफिट्स क्या है लोक अदालत के लाने का, बेनिफिट यह है कि देखो इसके अंदर कोई कोर्ट फी नहीं लगती है। होता क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर जाते हैं ना तो वहाँ पे कोर्ट फ़ी लगती है, लेकिन लोक अदालत के अंदर कोई भी कोर्ट फ़ी नहीं लगती है। अगर आपने कोर्ट फ़ी ऑलरेडी पे कर दिया तो वो पैसा वापस से रिफ़ंड कर दिया जाएगा, यानी वो पैसा वापस आपको दे दिया जाएगा अगर आपका डिस्प्यूट सेटल हो जाता है तो। देन उसके बाद में यहाँ पे जो ट्रायल है वो बेसिकली आपको स्पीडी ट्रायल देखने को मिलेगा, मतलब जल्दी से आप अपने केस को निपटा सकते हो। यहाँ पर कोर्ट में जाएगा तो लंबे समय तक पेंडिंग पड़ा रहेगा, लेकिन यहाँ पर केस को जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। प्लस जो पार्टीज़ हैं यहाँ पर इस डिस्प्यूट के अंदर ना वो डायरेक्टली यानी कि कोई भी विवाद है दो पार्टीज़ के बीच में, अब होता क्या है नॉर्मल कोर्ट में क्या वो जज के साथ इंटरेक्शन कर सकती हैं, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है जो पार्टीज़ है ना लोक अदालत के अंदर वो जज के साथ में डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकती हैं अपने काउंसिल के थ्रू, तो ऐसा भी यहाँ पर बोला गया है। तो ये कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं लोक अदालत के अंदर। तो पॉलिटी का पूरा एक चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, लोक अदालत का एक जो पूरा टॉपिक है वो यहाँ पर निपट चुका है, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर जानने के लिए। बाकी आप जब चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको देखो पढ़ना तो है वैसे भी, वहाँ पे एक आध कुछ अलग से पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, तो वो भी यहाँ पे आपको कवर करना होगा जब आप लोग पॉलिटी पढ़ोगे। फिलहाल तो यहाँ पे लोक अदालत चर्चा में था, क्या होता है लोक अदालत वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। नाउ चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब फिलहाल कोई दूसरा इंपॉर्टेंट छोटा आर्टिकल तो नहीं है, अब डायरेक्टली चलेंगे हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। इस वीडियो का जो ये हिस्सा है होता है ना इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो प्रीलिम्स के लिए छोटे न्यूज़ आर्टिकल को कवर करते हैं जो कि हमने कवर कर लिया है। अब आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। एडिटोरियल डिस्कशन पर इसलिए आए हैं जल्दी से, क्योंकि आज वर्ल्ड सेक्शन पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है, प्लस यहाँ पर जो हमारा इकोनॉमी का सेक्शन है वो मंडे में आता ही नहीं है, इस वजह से हम एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। एडिटोरियल की जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स को लेते हैं। द हिंदू के अलावा इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, लाइव मिनट से भी आर्टिकल को लिया जाता है। जैसे आज हम लोग दो इशू डिस्कस करेंगे द हिंदू के, जहाँ पर एक आर्टिकल खुद लिखा गया है हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है मनमोहन सिंह जी के थ्रू, उनके थ्रू लिखा गया आर्टिकल, वो डिस्कस करेंगे। प्लस एक आर्टिकल लोकल गवर्नमेंट को लेकर है, तो ये दो एडिटोरियल लंबे चौड़े हैं, इसको डिस्कस किया जाएगा। बाकी एक एडिटोरियल हिंदुस्तान टाइम्स का जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट को लेकर, और एक डाउन टू अर्थ का एडिटोरियल है उसको भी डिस्कस करेंगे, वो भी एनवायरमेंट को लेकर बात करता है।
नाउ डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यूपीएससी ने खुद साल 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा था, तो यानी कि पिछले साल मेंस में क्वेश्चन आया था। तो आज जब आप लोग इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपने समझो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट द वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन ग्लासगो इन नवंबर 2021। देखो नवंबर 2021 में ना क्लाइमेट चेंज को लेकर एक कॉन्फ्रेंस बैठता है, एक समिट होता है, वहाँ पर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाता है। तो ये जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है इसी का पर्पस आपको बताना है, ठीक है ना। तो 150 शब्दों में आंसर लिखना है। 2021 का मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर इसको ज़रूर से अटेम्प्ट करना है। सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे और डोंट वरी, आपको नहीं पता है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में तो बिल्कुल परेशान ना होना, क्योंकि अभी जो हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे ना वो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को लेकर ही है। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना है, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग। जैसे आप लोग इसकी फुल फॉर्म डालोगे तो आपको मेरा चैनल मिलेगा, वहाँ पे लगभग 25-26 हज़ार लोग जुड़ चुके हैं जो कि डेली बेसिस पर आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी आप लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हो, लिख कर सबमिट कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि आंसर्स को लिखने के बाद में, सबमिट करने के बाद में एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करना मत भूलना। इससे आपको भी हेल्प होगा और दूसरे को भी हेल्प होगा। कैसे, तो आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपके पास में काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ और भी कलेक्ट होंगे, प्लस दूसरे की मिस्टेक भी यहाँ पर पता चल जाएगी। क्लियर हो गया। नाउ स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। ये जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव वाला एडिटोरियल है ना, ये लिखा गया है अनिरुद्ध कृष्णन साहब के थ्रू। यहाँ पर ये देख पाओगे डाउन टू अर्थ का आर्टिकल है और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने लिखा है। इन्होंने मेंशन किया कि जो ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है, क्या ये इंडिया के लिए वे फॉरवर्ड है, क्या है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, काफ़ी अच्छे से सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है। तो स्क्रीन पर नीचे देखते हुए चलना। अच्छा, ये सारे जो पॉइंट्स है स्क्रीन पर जो आपको नीचे दिख रहे हैं स्टैटिक पॉइंट्स, ये सब कहाँ पे मिलते हैं, ये सब आपको PDF में मिल जाएंगे। टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड करना, लेकिन ऐसे नॉर्मल ओपन नहीं होंगे। करना क्या है, आप लोग एक ऐप को डाउनलोड कर लेना जिसका नाम है एडोब एक्रोबैट। इस ऐप को जब आप लोग डाउनलोड करोगे ना, तो इस ऐप में जैसे आप लोग इस PDF को ओपन करोगे आपको सिंबल देखने को मिलेगा। कौन सा सिंबल, ये वाला सिंबल। इस वाले सिंबल को जैसे आप क्लिक करोगे ये सारे पॉइंट्स ओपन हो जाएंगे। इसको आप लोग एडिट वगैरह कर सकते हो, अपने डिजिटल नोट्स में कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। नाउ आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह है कि रिसेंटली इंडिया और UK दोनों ने मिलकर जॉइंटली अनाउंसमेंट किया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। OSOWOG ध्यान रखना, ये आगे बहुत ज़्यादा चर्चा में आएगा। इसको बोला गया है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, ठीक है ना। तो ये क्या है आगे समझेंगे। तो इसको लेकर अभी इंडिया और UK ने जॉइंटली अनाउंसमेंट किया है, ये यहाँ पर बताया गया। अब इसके बारे में जानना क्या है, देखो इस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को, ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव भी इसी को बोलते हैं या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के नाम से इसको जानते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये साल 2018 में लेकर आया गया था, और ये इंडिया की साइड से कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था। इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझाया ये कि किस प्रकार से हम लोग सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि दुनिया भर में क्या एक टाइम पर हम लोग सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर एक समय पर एक पर्टिकुलर एरिया में दिन हो रही है तो दूसरी तरफ अर्थ पर रात हो रही होगी, है ना। ऐसा होता ही है, हमारी जोग्राफिकल चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं, जहाँ एक जगह पर दिन हो रहा होगा तो एक जगह पर रात हो रही होगी। तो मतलब पूरे दुनिया भर में एक टाइम पर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिंपल सा बात यह है ना। लेकिन यहाँ पर इसी का एक तोड़ निकाला गया। तोड़ यह है कि हाँ बिल्कुल एक टाइम पर, चाहे पूरे दुनिया भर में, चाहे एक समय पर दिन हो रहा हो, एक जगह पर रात हो रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक सूर्य के माध्यम से पूरे दुनिया भर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पहुँचा सकते हैं। कौन सी वाली इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी के माध्यम से जो जनरेट करी गई है वो वाली। तो यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की। एक सूर्य है, एक दुनिया है, और एक ग्रिड से यहाँ पर पूरे दुनिया भर को कनेक्ट किया जाएगा। दुनिया भर में इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी सोलर एनर्जी वाली, यानी कि एक रिन्यूएबल एनर्जी होगा जिससे पोल्यूशन कम होगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर द सन नेवर सेट्स, यानी कि सन कभी छिपता नहीं है। अगर इधर उगा है तो जाके दूसरी तरफ उग जाता है, इधर रात हो जाती है, तो ये आपको ही पता है। तो उसी का एक यूज़ किया गया है। अब वो यूज़ कैसे किया गया है, आओ हम लोग इसको एक मैप के थ्रू समझते हैं। सोलर पैनल से हम लोग क्या करते हैं, सन की एनर्जी को जनरेट करते हैं। सन की एनर्जी का यूज़ कैसे करते हैं, सोलर पैनल से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, है ना, ये आपको पता है। अब इस वाले पर्टिकुलर मैप को देखो, इस मैप में ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
सबसे पहली बात, जब हम लोग मैप को डिवाइड करते हैं, समझो यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ईस्टर्न वाला पोर्शन हो गया। अब इस पोर्शन में जब आप लोग देखते हो तो मान लो यहाँ पर सूर्य सबसे पहले यहाँ से निकल रहा है, सन यहाँ से निकला। अब जब सन यहाँ से निकला तो सन की लाइट्स पड़नी यहाँ पर स्टार्ट हो गई हैं, यानी सूर्य की किरणें पड़नी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर सुबह हो गई है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे अगर सुबह हो रही है तो इधर पिछले वाले हिस्से में इधर की साइड में रात हो रही होगी, है ना, ये सबको पता है। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट ये लेकर आया जा रहा है कि क्यों ना हम ऐसा कुछ जनरेट कर दें कि सूर्य की एनर्जी भले यहाँ पर सूर्य दिख रहा हो, यहाँ पे रात हो रही हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर सोलर की एनर्जी यहाँ तक पहुँचाई जा सके। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए ही ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का। इसमें करेंगे क्या, करेंगे ये कि दुनिया भर में सोलर पैनल्स लगा दिया जाएगा और सोलर पैनल्स को कनेक्ट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकला। अब जब सूर्य निकला तो रशिया में, इधर मंगोलिया में, इधर चाइना में, इधर यहाँ पर इधर ओशन पर, उसके बाद इधर इंडोनेशिया पे, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में जो सोलर पैनल्स हैं यहाँ पे लगा दिए जाएंगे। अब जब सोलर पैनल्स लगेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही सूर्य निकलता है इन सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हम लोग यूज़ कर पाएंगे और हम लोग यूज़ करने के साथ साथ पीछे भी पहुँचा पाएंगे। कैसे? क्योंकि इन सोलर पैनल्स में से क्या होगा, तार निकाला जाएगा और वो तार जो होगा वो ओशन के माध्यम से, लैंड के माध्यम से पीछे कनेक्ट कर दिया जाएगा इस वाले पोर्शन पर, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका वाले पोर्शन पर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रही है सूर्य के माध्यम से, यहाँ पे बिजली को जनरेट कर रहे हैं हम लोग, लेकिन साथ ही साथ में यही बिजली हम लोग वायर के माध्यम से पीछे भी पहुँचा पा रहे हैं। क्लियर हो गया, सिंपल हो गया। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये अगर मान लो जो सूर्य है अभी तक यहाँ पे निकल रहा था, अब यहाँ पे निकला है, इधर रात हो रही है, तो यही काम उल्टा कर देंगे। यहाँ पर भी सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे, छोटे छोटे जो आइलैंड्स हैं यहाँ पर, इन सभी जगह पर सोलर पैनल्स को लगाया जाएगा। फिर यहाँ से वायर की कनेक्टिविटी यहाँ तक पहुँचाई जाएगी। अब अगर यहाँ पर सूर्य निकल रहा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर बन रही होगी। अब बन रही है तो ये लोग तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में वो जो इलेक्ट्रिसिटी है ये वो यहाँ तक भी पहुँच रही है। तो मतलब दिन हो या रात आराम से हम लोग सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर कोई तोड़ नहीं किसी चीज़ का। पॉल्यूशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा क्योंकि हम लोग सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे दिन रात। अभी क्या होता है, सोलर एनर्जी का दिन में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फिर उसके बाद दिक्कत ये कि एनर्जी को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, थोड़ी देर थोड़ा सा स्टोर कर सकते हो, वो फिर वहाँ पे यूज़ होकर ख़त्म हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये बेसिकली वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है कि एक सूर्य के माध्यम से दुनिया भर को कनेक्ट किया जा रहा है ग्रिड से। ये हम लोगों ने यहाँ पर इस टॉपिक को पढ़ा, ये है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव। इतना समझ में आया आपने? अब यहाँ पर आगे बात करते हैं। ये जो इनिशिएटिव है इसके अंदर क्या मकसद है, मैंने आपको बता दिया कि क्लीन और एफिशिएंट एनर्जी को जनरेट करना और उस एनर्जी को दुनिया भर के साथ में शेयर करना। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम लोग ग्लोबल इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी का काम करने वाले हैं और ये बातें यहाँ पर मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये जो इनिशिएटिव है ये एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर 80 से ज़्यादा कंट्रीज़ को कनेक्ट करने वाला है सनलाइट के माध्यम से, सनलाइट की एनर्जी के माध्यम से। अब जो ये ग्रिड होगा ये चलो ये कवर हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो पूरा का पूरा इनिशिएटिव लेने वाले हैं हम लोग, इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ कर पा रहे होंगे, पोल्यूशन को कम कर पा रहे होंगे, तो ये तो सबसे पहला बेनिफिट है। दूसरा यहाँ पर क्या बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर दूसरा बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिल जाता है कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ना वो बेसिकली लो कार्बन की तरफ है। यानी कि आप कह सकते हो कि अभी हम लोग जब बिजली बना रहे हैं तो कोयले को जलाते हैं, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि जो पोल्यूशन है, जो कार्बन एमिशन है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन अब क्या होगा, इसके माध्यम से कार्बन एमिशन भी कम होगा। इनोवेटिव सोलर प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो हमारे स्किल वर्कर्स होंगे वो साथ मिलकर काम कर पाएंगे। इससे जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो भी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ेगा। बहुत सारी नई जॉब्स बढ़ती हुई नजर आएंगी क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो नई नई ग्रीन जॉब्स भी यहाँ पर इंक्रीज़ होंगी। तो ये सारे फ़ायदे देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर फिर ऑथर मेंशन करते हैं कि इसी इनिशिएटिव के कुछ चैलेंजेस भी हैं, चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। जैसे सबसे पहला चैलेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि देखो दिक्कत ये है ना कि सोलर एनर्जी के अंदर भी दिक्कत ये होती है कि ये फ्लक्चुएट होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। जो मेजॉरिटी ऑफ सोलर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको देखने को मिलेगा कि रेत वाले स्थान पर बनाया गया है। यानी कि ज़्यादातर सोलर पैनल्स कहाँ पे लगाए जाएंगे, वो लगाए जाएंगे डेजर्ट वाले रीजन पे, रेत वाले हिस्से पे। अब होगा क्या, जब रेत वाले हिस्से पर लगाएंगे तो उससे कुछ टाइम बाद सोलर पैनल्स के ऊपर रेत जम जाएगी। अब रेत जम जाएगी तो रेत जमने से क्या होता है ना कि जो सोलर पावर का कन्वर्जन है, यानी कि जो सोलर पैनल काम कर रहे थे उनकी जो एफिशिएंसी है वो 40% से कम हो जाएगी।
तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे डस्ट जमेगा तो जल्दी जल्दी हमें सोलर पैनल्स बदलने पड़ेंगे। सोलर पैनल्स की लाइफ खुद 25 साल की है और ये रेत वगैरह जम के और कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हमारे पास में देखने को मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम के साथ साथ काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं कि इंडिया बेसिकली अभी काफ़ी सारी दिक्कत फेस करता है, या दुनिया भरी कंट्रीज़ काफ़ी सारी दिक्कत फेस करती हैं। कभी कोयले का शॉर्टेज हो गया, कोयला कम पड़ गया तो हम लोग बिजली नहीं बना पाते, क्योंकि कोयले को जला के आज के टाइम पर बिजली बन रही है। तो इसका एक सोल्यूशन निकल कर आ जाता है ये वाला। तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ में निकल कर आती हैं। बाकी बहुत सारी लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एनवायरमेंट फ्रेंडली ये सारी चीज़ें होने वाली हैं। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ग्रीन जॉब्स जो हैं वो जनरेट होने वाली हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट हम लोग लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देना होगा। तो ये कुछ इसके अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अब आप लोग यहाँ पर उस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आप लोग लिख सकते हो बहुत आराम से, और अपने वर्ड्स में उन क्वेश्चन का आंसर लिखना। लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। नाउ ये आता है नेक्स्ट एडिटोरियल। इस वाले एडिटोरियल में क्या मेंशन किया गया, देखो यहाँ पर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के थ्रू यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है। इन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया को अपना हार्ड वॉन फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहिए। भारत के पास अभी बहुत कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें एक प्रॉपर प्रोटेक्शन देनी चाहिए, और वो क्या क्या चीज़ें हैं उसको यहाँ पे बताया गया। तो इधर यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि दुनिया की एक सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो यहाँ पर आने वाले टाइम पर मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनने वाली है। यानी कि जैसे मैंने आपके साथ में पहले भी डिस्कस किया है कि साल 2023 तक हम लोग 23 के एंड तक क्या करने वाले हैं, चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के मामले में इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा आबादी होगी कि चाइना को हम लोग पीछे छोड़ देंगे। लेकिन इस बार ये पहला पॉइंट तो ये मेंशन किया गया। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हम लोग अभी 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और ये एक स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आती है दुनिया भर के ऊपर। अब यहाँ पर हमारे ऊपर भी काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकल कर आती हैं इस इंडिपेंडेंस डे के माध्यम से। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखो जो हर एक इंडियन है ना वो प्राउडली सैल्यूट करेगा हमारे फ्लैग को, हमारा ट्राई कलर जो है यानी झंडा है उसको लहराएगा। फिर उसके बाद में ये जो ओकेज़न है हम लोग को ये काम करना चाहिए, और इस ओकेज़न का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे फ्रीडम फाइटर्स का बहुत बड़ा रोल रहा देश को आज़ाद करने में। क्या होता रहा, जो ऑथोरिटेरियन एरोगेंस था, जो अंग्रेज़ से वो लूटते रहे, ठीक है ना, तो वो एक तरीके से हम लोग को लूटते रहे। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी एक तरीके से स्ट्रगल करने के बाद में फ्रीडम फाइटर्स के थ्रू जो स्ट्रगल किया गया उसके बाद ही जाकर इंडिया को जो है आज़ादी मिलती है, वो चीज़ यहाँ पे बताई गई। उसके बाद में इंडिया के अंदर ना उस समय पर जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, यूनिटी जो थी वो यूनिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी। वो जो यूनिटी है ना वही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। अब वो प्रीशियस क्या है, आओ इसको थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। इंडिया ना यहाँ पर आप कह सकते हो कॉलोनियल रूल से निकल कर आया है। भारत में अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। उसके बाद में जो ये ब्रिटिश रूल टेरिटरी है यहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती रही, ब्रिटिशर्स का राज काफ़ी बढ़ता रहा। उसके बाद में जो यूनिटी है ना भारत के अंदर वो कोई एक रात में नहीं आई है, यूनिटी धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप होनी चालू हुई है। यहाँ पर जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है, और फ्रीडम स्ट्रगल यहाँ पर स्टार्ट होता है जिसमें यहाँ पर महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इनका बहुत बड़ा रोल रहा है इस पूरे के पूरे फ्रीडम के अंदर। ये जो मूवमेंट है, जब ये मूवमेंट चला ना तो इसने कहीं ना कहीं इंडियंस को यूनाइट कर दिया, सबको एक साथ लेकर आकर खड़ा कर दिया। तो चाहे अलग अलग भाषाएं का यूज़ हो रहा हो, रिलीजन का यूज़ हो रहा हो, कास्ट हैं अलग अलग, जेंडर हैं, सोशल स्टेटस है, उसके बावजूद भी सब लोग यहाँ पर इकट्ठा रहे, एकता में रहे। ये जो यूनिटी है ये उस समय जो देखने को मिली है वो अभी भी यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। फिर और क्या मेंशन किया जाता है कि इन्होंने बोला कि जो अमीर लोग थे, यानी कि जो ब्रिटिशर से कॉलोनियल रूल चल रहा था, जो अमीर लोग थे उन्होंने खूब ज़्यादा लूटा भारत को, बहुत सारी चीज़ लेकर गए। और उसके बाद मतलब इतना लूटा कि जब देश आज़ाद होता है ना तो हम लोग एक पुअर डेवलपिंग कंट्री थे। मतलब एक टाइम पर हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, और इतना कुछ इंडिया से यहाँ पर निकाला गया। आप लोग इमेजिन करोगे, मतलब जब आप लोग पढ़ोगे ना हिस्ट्री को तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन है कि जो बाहर से लोग थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, उनमें बहुत ज़्यादा वो चलती थी कि इंडिया के अंदर ही हमारी पोस्टिंग होनी है। मतलब इंडिया के अंदर वो लोग पोस्टिंग करवाने पीछे लगे रहते थे, क्योंकि इंडिया में बहुत सारा रेवेन्यू वो लोग जनरेट कर लेते थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अंग्रेज़ों के टाइम पर काफ़ी कुछ जो
हमारी कंट्री से है वो चीज़ें निकाली गई हैं, जो अमीर है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे देश से निकाल कर लेकर गए हैं। फिर उसके बाद में बताया गया जैसे देश आज़ाद होता है हालात ये थी कि हम लोग पुअर डेवलपिंग कंट्री थे, तो हम लोग उस लेवल से उठ के यहाँ तक पहुँचे हैं और फिर उस पुअर डेवलपिंग कंट्री से आज दुनिया की एक लीडिंग इकोनॉमी बनकर आए हैं। हमारी जो पॉलिसी है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को लेकर आया गया 1991 में, उसके बाद यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस मिला। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज के टाइम पर ना बहुत सारी डिविजिव पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगी, जो कि बांटने वाली पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। जो जॉबलेस ग्रोथ है वो यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं है हमारे इकोनॉमी के लिए। वही जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिली, लोगों के पास में जॉब नहीं है फिर भी ग्रोथ हो रही है, तो यहाँ पर ज़्यादा सेफ़ नहीं होती इकोनॉमी के लिए, ऐसा मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद देखो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आने वाले 25 सालों में, यानी कि अभी तो हम लोग 75th ईयर का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आने वाले 25 साल बाद, आने वाले 25 सालों में हमारा एम ये रहना चाहिए कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो यंग आबादी है, उनको हम लोग थोड़ी सी और पावर दें, एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं, उनके अंदर स्किल प्रोवाइड करवाएं, उनको सपोर्ट दें, यानी कि बेसिकली उनको इस लायक बना दें वो कहीं ना कहीं जॉब्स को जनरेट करने लगे हमारे कंट्री के अंदर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जॉबलेस इकोनॉमी होगी तो वो कहीं ना कहीं सेफ़ नहीं होगी, ऐसा यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद ये बोलते हैं कि देखो इंडिया ने काफ़ी कुछ एडॉप्ट किया, साइंस के अंदर काफ़ी कुछ काम किया, जो नेशनल साइंस पॉलिसी है इसने काफ़ी कुछ काम किया, तो हमें साइंस के सेक्टर में भी आगे काम कर देना चाहिए। इंडिया के अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने दुनिया भर के अवार्ड्स जीते हैं। हमारी जो स्पेस है, ओशियनोग्राफी है, न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, वो कहीं ना कहीं इंडिया को एक अलग लेवल पर लेकर जाते हैं। हमारे पास में अलग अलग साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इन सब चीज़ों को ना आज के टाइम पर प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों को बचाने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को बचाकर और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर और क्या मेंशन किया गया, देखो इंडिया ने ना बहुत कुछ अचीव किया। इंडिया ने एक तरफ रिस्पेक्ट और अर्न करी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को ज्वाइन करके, यानी कि जब दो बड़े बड़े ब्लॉक्स के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी तो भारत ने किसको अपनाया, नॉन अलाइन मूवमेंट को, कि ना उस कंट्री को ज्वाइन किया ना उस कंट्री को ज्वाइन किया, हम लोग नॉन अलाइन रहे। तो इस बेसिस पर काफ़ी रिस्पेक्ट यहाँ पर गेन करी थी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और आज के टाइम पर देखो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग रिजॉल्व कर चुके हैं। हमारा एक तरीके से जो लीडरशिप है वो काफ़ी अच्छा है। करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें, इंडिया इस लेवल पर पहुंच चुका है। 1.4 बिलियन का एक मार्केट आपको देखने को मिलेगा इंडिया का, मतलब इतने लोगों की आबादी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। फिर ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो जो फोकस करने की बात है ना, इतनी बड़ी आबादी है भारत के अंदर, आने वाले टाइम पर और भी बड़ी आबादी होने वाली है, तो आपको फोकस करना है जो जवान लोग हैं, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके स्किल्स के ऊपर फोकस करो। दूसरा यहाँ पर इंडिया को फोकस करना होगा हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। हेल्थ जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हेल्थ के ऊपर भारत बहुत कम पैसा खर्च कर रहा है आज के टाइम पर, अपने जीडीपी का बहुत कम प्रतिशत खर्च कर पा रहा है। तो इंडिया को फोकस करना है हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, यंग पर्सन्स को स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो रिसेंट देखने को मिला है ना, ये हम लोग को बताता है कि जो स्टंटिंग है भारत के अंदर, अंडर नॉरिशमेंट है, एनीमिया है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जहाँ पर बच्चे की जो उम्र है उस बच्चे की उम्र के हिसाब से जो उसका हाइट है वो काफ़ी कम है, उस बच्चे की उम्र के हिसाब से जो उसका वेट है वो काफ़ी कम है। ऐसी कंडीशंस भी बहुत सारी देखने को मिली हैं, तो ये बताया गया। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं और हम लोग को इंश्योर करना होगा कि हम लोग कुछ अलग अलग प्रोग्राम चलाएं, क्योंकि करंट टाइम पर भारत के अंदर जो वेमेन आपको देखने को मिलती हैं ना, महिलाएं कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रही हैं। महिलाओं के अंदर एनीमिया देखने को मिल रहा है। एनीमिया मतलब कुपोषण हो रहा है उनके अंदर, एनीमिया मतलब यहाँ पर यह है कि उनके अंदर ब्लड की कमी देखने को मिल रही है, आयरन की डेफिशिएंसी है। तो ये प्रॉब्लम्स भारत के अंदर थोड़ी ज़्यादा हैं बच्चों और वेमेन के अंदर, यही दोनों लोग सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो करना क्या है, इनके लिए हमें ज़रूरत है कि हम लोग एक इंश्योर कर सकें न्यूट्रिशन प्रोग्राम को, एक स्पेसिफिक न्यूट्रिशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाए और एडवांस न्यूट्रिशन सेंसिटिव पॉलिसीज़ को लेकर आया जाए। अच्छा पानी के ऊपर काम किया जाए, साफ़ सफाई के ऊपर, सैनिटेशन के ऊपर काम किया जाए। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। फिर कोविड-19 ने पता है क्या किया, कोविड-19 ने यहाँ पर बहुत सारी वीकनेस हमारी दिखाई हैं और जो कि मैं आपसे पहले ही बोलता आया हूँ, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली यही पॉइंट मेंशन किया है कि कोविड-19 ने हमें ये दिखाया कि हमारा हेल्थ सेक्टर कितना ज़्यादा कमज़ोर है, हेल्थ सेक्टर के अंदर कितनी सारी कमियाँ हैं। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर मेंशन करता है। कोविड-19 ने रिवील किया कि कितनी सारी वीकनेस हमारे हेल्थ सेक्टर के अंदर। डिजीज़ सर्विलांस से लेकर हम लोग को ज़रूरत है कि हेल्थ सर्विस की कैपेसिटी को हम लोग थोड़ा सा मजबूत करें।
काफ़ी बड़े डिफरेंसेस आपको हेल्थ सेक्टर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग डिफरेंसेस है, कहीं पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है हेल्थ सेक्टर में और कहीं पर बहुत ज़्यादा बुरा परफॉर्मेंस है। तो सभी को यहाँ पर इक्वली लेकर चलना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट्स है, जो राज्य सरकार है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करे हेल्थ सेक्टर के अंदर, ठीक है ना। और जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स है वो भी स्टार्ट किए जाएं, यानी कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को सपोर्ट करे। राज्य सरकार तो काम कर ही रही है हेल्थ के अंदर, बाकी केंद्र सरकार भी राज्य सरकार को सपोर्ट करे उस चीज़ के अंदर। इससे क्या होगा, एक अच्छा हेल्थ जो सर्विस है वो सभी लोगों को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर बोला गया। तो हम लोग को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की तरफ फोकस करना चाहिए, सभी लोगों को एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करवाओ, ये यहाँ पर आपका जोर होना चाहिए। क्लियर हो गया। आगे आते हैं। फिर यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं कि देखो यहाँ पर ना दिक्कत यह है कि हम लोगों ने जब से मतलब देश आज़ाद हुआ है तब से बहुत कुछ किया है। आज के टाइम पर कहाँ से कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो इस चीज़ को प्रोटेक्शन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सिटीज़न्स के लिए, इंडिया के सिटीज़न्स के लिए काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो हमने इतना कुछ गेन किया है आज़ादी के बाद, उसको यहाँ पे और बचा कर रखना, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर एडिटोरियल भी क्लियर हो चुका है। तो एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट और लास्ट एडिटोरियल डिस्कस करेंगे हम लोग, जो है हमारा ब्लू ग्रीन टेक्नोलॉजी को लेकर, जो कि बहुत अच्छा आर्टिकल है। यानी वही डिस्कशन कर रहा हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर ये जो एडिटोरियल पेज है ना, ये जो ओपिनियन पेज आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर एक आर्टिकल है आज के हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, वाई दिल्ली मस्ट इन्वेस्ट इन ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत अच्छा आर्टिकल है, डायरेक्टली एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि जो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर हम लोग क्या कर सकते हैं, दिल्ली को क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो क्या है ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यूज़, आओ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लोग समझेंगे आखिरकार ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। ब्लू और ग्रीन दोनों के कलर से पता चल रहा है। ब्लू बेसिकली यहाँ पर वाटर बॉडीज़ को लेकर काम कर रहा है ना। हम अपने वाटर बॉडीज़ को बचाएं, रिवर्स को बचाएं, रिवर्स को बढ़ाने का काम करें। और जो ग्रीन है वो ग्रीन बात कर रहा है पेड़ पौधों के बारे में, पार्क्स के बारे में, गार्डन्स के बारे में। तो ये है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर रेफ़र करता है एक नेटवर्क को जो कि हम लोग को इंग्रेडिएंट्स देता है फॉर सॉल्विंग अर्बन एंड क्लाइमेटिक चैलेंज। यानी कि देखो करेंट टाइम पर क्या हो रहा है ना, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट के अंदर वो है क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी लगातार गर्मी बढ़ना। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स को टैकल किया जा सकता है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। तो ये जो स्टेप है इसके अंदर दिल्ली को इन्वेस्ट करना चाहिए, प्लस और भी लोगों को यहाँ पर, और भी स्टेट्स को इन्वेस्ट करना चाहिए यहाँ पर, जिससे काफ़ी सारे बेनिफिट्स होंगे। अब सबसे पहली बात, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या है ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट। सबसे पहला एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर हम लोग ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज़ करते हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लेकर आते हैं, वाटर में लेकर आते हैं, मतलब आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टेशन, वाटर, हाउसिंग हो गया, हाउसिंग के अंदर लेकर आते हैं, तो इससे इकोसिस्टम और ज़्यादा इंप्रूव होगा। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। आपको जैसे मैंने बताया ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पेड़ पौधे लगाने हैं। आप पेड़ पौधे लगाओगे तो उससे फ़ायदा तो मिलेगा ही ना, एनवायरनमेंट बढ़ेगा, आपको बहुत अच्छी हेल्थ मिलेगी, आपको फ्रेश एनवायरनमेंट मिलेगा। तो इससे ह्यूमन हेल्थ भी बढ़ेगी, एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो क्या होगा, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से पहला तो एनवायरमेंटल बेनिफिट्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। दूसरा, सोशल बेनिफिट्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ये जो डिज़ाइन और जो ब्यूटी है ना लैंडस्केप की, वो कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारे शहर के कैरेक्टर की तरफ। मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब यहाँ पर यह है कि ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ये क्या कर सकता है, पब्लिक प्लेसेस के अंदर काफ़ी सारे शेल्टर्स प्रोवाइड करवा सकता है। जो गर्मी बढ़ रही है शहरों के अंदर उसको कम कर सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जो गर्मी है वो काफ़ी हद तक एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन आज के टाइम पर जो है वो गर्मी एक तरीके से एब्जॉर्ब हो जाती है, तो वो काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक होती है। तो यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इससे क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हद तक कम होगा, आउटडोर की एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ होंगी, लोग जो है सोशल गैदरिंग्स करेंगे, यानी कि सोशली काफ़ी लोगों से निकलेंगे, मिलेंगे। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर देखने को मिलती है। सोशल बेनिफिट्स भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तीसरा, इकोनॉमिकल बेनिफिट भी देखने को मिलेगा, यानी कि आपका पैसा ही बचेगा। कैसे, तो जब हम लोग ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने शहरों के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे क्या होगा, सिटीजन्स को इकोनॉमिकली हेल्प मिलेगी। जो लो टेम्परेचर है, यानी कि जो टेम्परेचर अगर कम हो जाता है, मान लो पेड़ पौधे लगाए आपने, टेम्परेचर कम हुआ उससे, जब टेम्परेचर कम हुआ तो इससे क्या होगा कि आपका जो घर है ना वो ऑब्वियस सी बात है इतना गर्म नहीं रहेगा। अभी क्या हो रहा है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है शहरों के अंदर, तो घर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब गर्म होता है तो जब घर भी गर्म हो गया तो आपको ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा एक तरीके से सुविधा चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि कूलर चला रहे हो, एसी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं।
इससे क्या होता है, अब ये चल कैसे रही हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है, जो कोयले के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसका यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो उन सब चीज़ों का इसके अंदर यूज़ किया गया। उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि ये जो हमारे AC वगैरह है वो चल रहा है। तो अगर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, एरिया ठंडा हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो बिजली की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम होगी। तो अगेन एनवायरनमेंट भी बचेगा और बिजली की रिक्वायरमेंट कम होगी तो आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो ये फ़ायदा यहाँ पर आप कह सकते हो मिलता रहेगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद में ये तो कुछ फ़ायदे हो सकते हैं इस ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ चैलेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं? सबसे पहली बात, रिकग्निशन ऑफ अर्बन एरियाज़, मतलब 8000 के आसपास आपको जो टाउन्स देखने को मिल रहे हैं, यानी कि 8000 जो टाउन्स हैं ना, वो आज के टाइम पर एक तरीके से उनको अर्बन फॉर पॉपुलेशन की तरह काउंट किया जा रहा है। मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं ना जो कि गांव वाले एरिया की कैटेगरी में आते हैं, बट हुआ क्या, गांव वाले एरिया कहलाते तो हैं वो, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो एरिया के अंदर अच्छी खासी जनसंख्या हो चुकी है, बहुत सारा डेवलपमेंट वगैरह हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर उनको अर्बन जो स्टेटस है वो नहीं मिला, शहर का स्टेटस नहीं मिला है। तो ये एक आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा डेवलपमेंट भी यहाँ पर नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो नहीं पहुँच पा रहा है। दूसरा, यहाँ पर लैक ऑफ एक्टिव मास्टर प्लान देखने को मिलेगा, यानी कि जो शहर हैं उनके लिए ज़्यादा कोई अच्छा प्लान यहाँ पर मेंशन नहीं है। प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो 52% जो स्टैचुरी टाउन है और 76% सेंसस टाउन है, इनके पास में कोई भी मास्टर प्लान नहीं है कि कैसे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कैसे हमें ग्रोथ करनी है, कैसे हम लोगों को एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो एक मास्टर प्लान की काफ़ी हद तक आवश्यकता पड़ जाती है, वो भी यहाँ पर बोला गया। फिर उसके बाद बोला गया ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हो कि इसमें प्रॉब्लम है कि ब्लू ग्रीन प्रोजेक्ट को किसी शहर के अंदर लेकर आना। लेकिन आज के टाइम पर दुनिया भर में बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे सिंगापुर के अंदर आपको एक्टिव ब्यूटीफुल क्लीन वाटर प्रोग्राम देखने को मिलेगा, पोर्टलैंड के अंदर ग्रे टू ग्रीन इनिशिएटिव देखने को मिलेगा, उसके बाद कनाडा के अंदर रेन सिटी स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, चाइना के अंदर रिस्पॉन्स सिटी प्रोग्राम देखने को मिलेगा। तो ये कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जो कि ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं। तो आप लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि एनवायरनमेंट एक अच्छा टॉपिक है, डायनामिक पोर्शन है। तो यहाँ पर आप आराम से इन चीज़ों के बारे में बता सकते हो कि कैसे हम लोग यहाँ पर ये जो क्लाइमेट चेंज है वो टैकल कर सकते हैं। तो ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्या होता है ब्लू ग्रीन, ये आपको पता चल चुका है। एक नया इंपॉर्टेंट सा टर्म चर्चा में था, तो ये आपको भी पता चल चुका है। तो आई होप आपको काफ़ी सारी बातें यहाँ पर इस पर्टिकुलर एडिटोरियल से जानने को मिली हैं। तो ये 3 आर्टिकल्स थे। आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पर जानने को मिला। प्लस जो मेजरली डिस्कशन किया गया है ना, वो बेसिकली आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है। आज इंडिपेंडेंस डे है, तो आज बहुत सारे एडिटोरियल्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, लेकिन बहुत सारे जो एडिटोरियल्स हैं ना वो पॉलिटिकल बेसिस पर पब्लिश हुए हैं, पॉलिटिक्स को लेकर। तो बहुत सारे आर्टिकल्स जो कि आपको हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसी वजह से जो अच्छा आर्टिकल था, जो कि यहाँ पर एक वाकई में अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लिखा गया था, वो मैंने आपके साथ में यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है ना। तो ये 3 एडिटोरियल आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। मैंने एडिटोरियल डिस्कशन से पहले शायद 4 बोल दिया था, है ना, कि 4 डिस्कस करेंगे। ये 3 आर्टिकल थे हमारे पास में, क्योंकि यहाँ पर 2 छोटे छोटे आर्टिकल मैंने यहीं पर इंक्लूड कर रखे, तो मैंने 4 काउंट कर दिया उसको, ठीक है ना। तो आपको इसके बारे में समझ में आ गया। बाकी अब हम लोग क्या करेंगे, अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को देखेंगे। तो प्रीलिम्स के लिए कौन सा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 1 सेकेंड रुक जाओ। ये क्वेश्चन जो है ना, ये हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में आपसे पूछा था, 2018 का क्वेश्चन है। वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 और 182 है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑप्शन ए चाइल्ड लेबर, ऑप्शन बी एडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइसेस एंड फूड सिक्योरिटी, या फिर ऑप्शन डी जेंडर पैरिटी एट द वर्क प्लेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चाइल्ड लेबर, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। तो ये आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। बाकी आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बहुत आराम से, और जो भी फैक्चुअल डेटा है वो सब यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। तो देखो, एडिटोरियल ज़्यादा कुछ खास नहीं थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर जो डिस्कशन है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का किया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो ओपिनियन पे बिल्कुल मत जाना, ओपिनियन बेस्ड आपको अपना ओपिनियन तैयार करना है, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो आर्टिकल था वो काफ़ी अच्छा था। फिर एक आध और आर्टिकल रीड करें, वो काफ़ी हद तक पॉलिटिकल आर्टिकल देखने को मिलते, तो वो आपको हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप टाइम इन्वेस्ट करो बाकी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंदर, बाकी सारे करंट इश्यूज़ के अंदर, ठीक है ना। नाउ मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।